दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है। यहाँ पर मसूद राणा नाम का एक बांग्लादेशी स्पेशल एजेंट अपने एक मिशन की तैयारी कर रहा था। दरअसल अमेरिका के एक माफिया ग्रुप ने एक आदमी को बंदी बनाकर रखा हुआ था और मसूद का मिशन था कि उसको छुड़ाकर उसके घर वापस सही सलामत पहुँचाना। राणा जासूसों की दुनिया में एजेंट MR9 के नाम से मशहूर था। जल्दी वह एक हेलीकॉप्टर में अपने मिशन के लिए निकल जाता है और वहाँ पहुँचकर एक आलीशान बंगला में ठहरता है। यहाँ पर पहुँचते ही उसने सबसे पहले बंगले के आसपास जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे उन सबको मार दिया और फिर अंदर जाने के बाद अंदर के सिक्योरिटी गार्डों को भी ठिकाने लगा दिया। वहीं दूसरी ओर हम एक रिची नाम के माफिया बॉस को देखते हैं जो कि मसूद के बॉस से बात कर रहा था, जिसका नाम है मेजर राहत खान। रिची ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि राहत ने रिची के इतने सारे गुंडों को मारने के लिए सिर्फ एक आदमी को भेजा है। उधर राणा ने उसके आधे से ज्यादा गुंडों को मार दिया था और जब ऋषि को इस बात की पता चली तो वो तुरंत वहाँ से भाग निकला और उसने अपने आदमियों से कहा कि इस हॉस्टेज को मारकर पूरा का पूरा बंगला धमाके में उड़ा दो। इधर राणा सभी गार्ड्स को मारकर कैदी के कमरे तक आ पहुंचा, लेकिन जब तक बदकिस्मती से वो आदमी मर चुका था और राणा उसकी लाश उठाकर तभी बाहर निकलता है कि अचानक बंगले में एक जोरदार धमाका होता है। और एक हफ्ते बाद अब हम एक रोमन रोस नाम के माफिया गैंगस्टर को देखते हैं जो कि असल में रिची का बड़ा भाई था और रोमन अपने भाई रिची से मिलने आता है और इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा हाईटेक हथियार बनाने की सोची जिसे वो आतंकवादियों को बेच सकें। अगर वो लोग ये हथियार बनाने में कामयाब रहे तो तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी ओर CIA डायरेक्टर पॉल और ड्यूक एक मीटिंग में थे जहाँ वो रोमन को पकड़कर खतरनाक हथियार बनाने का धंधा बंद करने की सोच रहे थे। और कुछ देर बाद हम सैम को देखते हैं जो कि कुछ दिनों पहले रिची के साथ हुआ करता था, पर उसने अब माफिया गैंग छोड़ दी थी। अचानक उसको फोन आया, इसलिए वह बात करने के लिए बाहर निकला, पर बाहर तो पॉल और ड्यूक उसे पकड़ने के लिए तैयार खड़े थे। सैम तुरंत वहां से भाग निकला पर पॉल और ड्यूक ने उसका पीछा किया। सैम एक बिल्डिंग की छत पर आ पहुंचता है, तभी पीछे से ड्यूक कहता है कि अगर तुमने रॉस भाइयों की जानकारी पुलिस को दे दी तो वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तभी सैम ने ड्यूक पर हमला कर दिया और इसी हाथापाई में ड्यूक ने सैम को छत से नीचे फेंक दिया, जिस वजह से सैम की मौके पर ही मौत हो जाती है। और सिर्फ सैम ही था जो कि उन्हें रोमन और रिची तक पहुंचा सकता था, लेकिन अब वो भी मारा गया। आखिरकार पॉल ने कहा कि उन्हें राणा से मदद मांगनी चाहिए क्योंकि वो पहले भी रिची तक पहुंचने में कामयाब रहा था। उधर राणा को उनके बॉस राहत ने तुरंत बांग्लादेश इंटेलिजेंट ऑफिस में बुलाने को कहा। वहाँ राणा की मुलाकात पॉल से होती है और पॉल ने उसको बताया रोमन और रिच बेहद खतरनाक हथियार बनाने की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए CIA को राणा की जरूरत है। पॉल चाहता था कि वो इस मिशन में इनका साथ दे। तब राणा ने राहत से इजाजत मांगी और तभी वो पॉल की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ समय बाद राणा पॉल और ड्यूक के साथ अमेरिका के लिए निकल गया। तभी ड्यूक ने राणा को बताया कि तुम्हारे इस मिशन में देवी नाम की एक लड़की तुम्हारी पार्टनर होगी जो कि असल में एक पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट है। मिशन के मुताबिक देवी और राणा को एक बेशकीमती चीजों की नीलामी में जाना होगा। ये सीक्रेट आइडिया रोमन का था क्योंकि वो बेशकीमती चीजें इकट्ठी करने के नाम पर अपना काला धन छुपाना चाहता था। इसके बाद राणा को मोजाबे नाम के रेगिस्तान में लाया गया जहाँ उसके छिपने के लिए एक सेफ हाउस बनाया गया था। फिर अगले दिन राणा देवी को एयरपोर्ट से लेने जाता है और इसके बाद वो शाम को अपने मिशन पर निकल जाते हैं। तभी वो पति पत्नी बनकर रोमन की एंटीक ऑक्शन में पहुंचे और तभी रोमन वहाँ सबसे मिलने आ जाता है। इस दौरान राणा चुपके से उसके कमरे की ओर जाता है, लेकिन तभी एक गार्ड उसके ऊपर बंदूक तान देता है और उसे पकड़कर रोमन के सामने ले आता है। तभी गार्ड ने राणा को एक इंजेक्शन लगा दिया, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। बाद में जब राणा को होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ कुर्सी से बंधे हुए हैं और रोमन के गुंडों ने डेबी को भी बंदी बना लिया था। फिर रोमन ने अपनी गर्लफ्रेंड जिया को डेबी से पूछताछ करने के लिए भेजा और वो खुद एजेंट राणा से पूछताछ करने लगता है। रोमन उससे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन राणा उसे एक शब्द भी नहीं बताता। उधर डेबी ने जिया के गुंडे और उसको पीट पीट कर बेहोश कर दिया और इधर राणा खुद को बचाकर छत से कूद जाता है और वह तुरंत वहां से मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग जाते हैं और बाद में वो अपने रेगिस्तान वाले सेफ हाउस में आकर छुप जाते हैं। और फिर राणा सोच में पड़ जाता है कि वो जल्द से जल्द रोमन और रिक्की को कैसे पकड़ेगा, लेकिन कुछ ही देर में रोमन के गुंडे उनके घर के पास आ जाते हैं। असल में जिस मोटर बाइक से वो वहाँ से भाग कर आए थे उसके अंदर ट्रैकर लगा हुआ था, उसी की मदद से वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते
जाते हैं। तभी उनमें से एक गुंडा वहां से उतरकर उनकी तरफ आगे बढ़ता है। तभी अचानक उसका पैर लैंड माइन्स पर पड़ जाता है, जिसके कारण वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और धमाके की आवाज सुनकर राणा और डेबी समझ जाते हैं कि रोमन के गुंडों ने उन पर अटैक कर दिया है। इसीलिए वो शीघ्र अपने हथियारों को तैयार कर लेते हैं और तभी उनके और रोमन के गुंडों के बीच गोलीबारी होती है। उनमें से एक गुंडा उनके घर में अंदर घुस जाता है। तभी राणा ने उस पर हमला कर दिया। क्योंकि राणा को मार्शल आर्ट आती थी, इसलिए उसने उसको आसानी से मार दिया। उसी वक्त एक स्नाइपर राणा पर निशाना लगाने ही वाला था कि एन वक्त पर आकर ड्यूक ने स्नाइपर को मार दिया। आखिर सभी गुंडों को मारने के बाद राणा, डेबी, पॉल और ड्यूक ने आगे के प्लान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तभी डेबी ने कहा कि रोमन कल एक पार्टी में बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिलने जा रहा है और ये बिजनेसमैन रोमन को खतरनाक हथियार बनाने के लिए पैसे भी देगा। डेबी ने कहा कि हमें रोमन पर इस मीटिंग में हमला कर देना चाहिए और इसकी बात से ड्यूक और पॉल राजी हो जाते हैं। और फिर अगले दिन रोमन अपने इकलौते बेटे जैसन से बात कर रहा होता है। जैसन चाहता था कि रात को होने वाली मीटिंग में रोमन की जगह वो वहाँ पर जाए। रोमन ने पहले तो उससे मना कर दिया क्योंकि ये बेहद जरूरी मीटिंग थी। तभी जैसन कहता है कि आगे जाकर मुझे ही तो आपका बिजनेस संभालना है डैड, आप मुझे सीखने का मौका तो दो। उसकी बात सुनकर रोमन ने उसको मीटिंग में जाने की इजाजत दे दी, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि रिची और उसके कुछ गार्ड उसके साथ जाएंगे। और फिर रात को रिची, जैसन, रोमन और रोनन का राइट हैंड याकूब और बाकी के गुंडे मीटिंग के लिए कसिनो में चले जाते हैं। यहाँ राणा पहले से ही भेष बदलकर बैठा हुआ था और डेबी डांसर का भेष बनाकर मीटिंग पर नजर रख रही थी। कुछ ही देर बाद जैसन और उसके साथी एक रशियन से मिले और जैसे ही वो आदमी जैसन को पैसे देने लगा, तभी राणा ने उन पर अचानक गोलियां चला दी और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। ड्यूक और पॉल भी राणा की मदद कर रहे थे। तभी यहाँ जैसन गोली से घायल हो जाता है और इधर रिची उसे छोड़कर कसिनो से भाग जाता है। और अंदर जब याकूब ने जैसन को घायल देखा तो उसने उसे उठाकर गाड़ी में लिटाया और वहाँ से निकल जाता है और राणा भी तुरंत उसका पीछा करने लगता है। वही दूसरी ओर ड्यूक, डेबी और पॉल रोनन के गुंडों का अभी भी सामना कर रहे थे। यहाँ उन्होंने एक एक करके सभी का सफाया कर दिया और अब अंत में बस जिया बाकी रह गई थी। तब ड्यूक ने जिया से कहा कि अगर वो उन्हें रिची और रोनन की जानकारी देकर ये बताएगी कि इन खतरनाक हथियारों के पीछे किसका हाथ है तो वह उसे जिंदा छोड़ देंगे। और यहाँ पर जिया अपनी जान बचाने के लिए उनकी सभी जानकारी दे देती है। उधर राणा अभी भी याकूब की गाड़ी का पीछा कर रहा था। इसी बीच जैसन का काफी खून बह चुका था। तभी उसने गाड़ी में ही अपना दम तोड़ दिया। तभी याकूब ट्रेन की पट्टियों से गाड़ी भगा कर ले गया और तभी अचानक वहाँ ट्रेन आ जाती है, इसीलिए राणा को वहाँ रुकना पड़ा और याकूब जैसन की लाश लेकर रोनन के पास पहुँच जाता है। अपने बेटे की मौत देखकर रोनन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी वो गुस्से में आकर पूछता है कि इसका कातिल कौन है। तभी याकूब उसे बताता है कि इसका गुनहगार एजेंट राणा है। याकूब ने बताया कि उसने रोनन के सभी गुंडों को कसीने के अंदर मार दिया है। तभी रोनन ये फैसला करता है कि वो अपने बेटे के कातिल का बदला जरूर लेगा। अब यहाँ रोमन याकूब को हथियार बनाने की जिम्मेदारी दे देता है और वह खुद राणा की खोज में लग जाता है। अगले दिन राणा को खबर मिलती है कि रोनन के लिए हथियार बनाने वाला आदमी एक बांग्लादेशी प्रोफेसर है जिसका नाम है करीम। और राणा यहाँ बिना समय गवाए करीम के अड्डे पर पहुँच जाता है और राणा ने करीम से पूछा कि वो ये हथियार क्यों बना रहा है। करीम ने बताया कि इस काम के लिए रोनन ने उसे बहुत बड़ी कीमत दी है। अब यहाँ राणा ने करीम से कहा कि वो हथियार बनाने वाली जगह पर लेकर जाए। तब करीम उसे रेगिस्तान के बीच बनी हुई एक लेबोरेटरी में ले आता है। फिर अचानक रोमन के गुंडों ने उन पर बंदूक तान दी और उन्हें एक कमरे में ले आते हैं। यहाँ रोमन ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की और बाद में याकूब डेबी को भी बंदी बनाकर यहाँ ले आता है। और अब यहाँ रोमन कहता है कि वो अपने बेटे के कातिल का बदला लेकर ही रहेगा। लेकिन रोमन ये नहीं जानता था कि राणा और डेबी एक सीक्रेट एजेंट हैं। तभी राणा यहाँ पर कहता है कि वो और डेबी अगर यहाँ मारे भी गए तो कोई बात नहीं, CIA और अमेरिकन फौज जल्द ही वहाँ आकर रोनन के सभी लोगों का सफाया कर देगी। और इसके बाद ड्यूक और उसकी टीम चुपके से गार्ड को मारकर लेबोरेटरी तक पहुँच जाते हैं। वहीं पॉल सैटेलाइट के जरिए ड्यूक की मदद कर रहा था। जब करीम ने देखा कि CIA की टीम वहाँ पर पहुँच गई है तो वह डरकर वहाँ से भाग जाता है। इधर गार्ड राणा और डेबी को दूसरे कमरे में ले जा रहा था तो यहाँ राणा मौका देखकर उस पर हमला कर देता है। तब वह डेबी को छुपने के लिए कहता है क्योंकि वह खुद याकूब का सामना करने जा रहा था। जब राणा और याकूब की हाथापाई होती है तो राणा उस पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन आखिरकार याकूब वहाँ से करीम को लेकर भाग निकलता है। इसके बाद राणा रोमन को ढूंढ रहा था कि अचानक एक गुंडे ने आकर राणा के कंधे पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद रोमन यहाँ आ जाता है और वह राणा के कंधों पर बंदूक तान देता है, लेकिन एन मौके पर ड्यूक यहाँ आकर राणा की जान बचा लेता है। और फिर बाद में पॉल ड्यूक को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे बम फिट किए गए हैं, इसीलिए ड्यूक उन्हें डिफ्यूज करने के लिए दौड़ता है। इसके बाद राणा रोनन का सामना करता है, लेकिन घायल होने के कारण राणा
उसके सामने थोड़ी देर तक टिक पाता है। आखिरकार रोनन उसे खत्म करने ही वाला था कि एन मौके पर आकर डेबी राणा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रोमन ने तभी उसके पेट में चाकू मार दिया। तभी डेबी की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर राणा को बहुत बड़ा झटका लगा। तभी गुस्से में आकर उसने उसी चाकू से रोनन का गला काट दिया और यहाँ पर रोनन की मौत हो जाती है। और इसके बाद ही डेबी और राणा का मिशन खत्म हो जाता है। लेकिन याकूब और करीम अभी भी फरार थे। इस घटना के कुछ दिनों बाद राणा बांग्लादेश वापस आ जाता है और अपने माँ बाप की कमर पर श्रद्धांजलि देने पहुंच जाता है। इसके हम 6 महीने बाद देखते हैं पॉल यहाँ डोजो स्कूल में 2 योद्धाओं को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था। पॉल प्रैक्टिस के बाद इनके लीडर से कहता है कि मैं इन दोनों योद्धाओं को अपने मिशन पर ले जाना चाहता हूँ। उसका अगला मिशन था रिक्की को पकड़ना, जो इस वक्त हिमालय के पहाड़ों में छुपा हुआ था। वहीं दूसरी ओर करीम अब भी खतरनाक हथियार बनाने में लगा हुआ था। कुछ दिनों बाद पॉल ने राणा को भी इस मिशन में शामिल होने के लिए कहा। उधर रिची, याकूब और करीम काफी खुश थे क्योंकि वो CIA को चकमा देकर भाग निकले थे। और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।